तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर एमपीएससी पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट पॉलिटी की सीरीज़। अभी तक हमने पढ़ लिया था संसद के बारे में, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहला इसमें पॉइंट है, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। दूसरा है इसमें, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यह अनुच्छेद 88 में बताया गया है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। अगला है इसमें, महान्यायवादी बनने के लिए वह अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अगला इसमें देखते हैं, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि महान्यायवादी जो है वह सरकार का एक विधि अधिकारी है, जो कि सरकार के सभी प्रकार के न्यायालयीय कार्यों को देखता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्ति करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अगला महाधिवक्ता का कार्य देख लेते हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समितियां अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार और भत्ते मिलते हैं जो कि विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। अगला इसमें देख लेते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित किया गया है। इसमें पहला पॉइंट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। तब जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से इसे हटाया जाए। दूसरा है इसमें, इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। अगला है इसमें, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगला पॉइंट है इसमें, भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन भी ही हुए हैं। यह बात की संपरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। अगला है इसमें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे कि स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। यह अनुच्छेद
इनके अमल एक पर वर्णित है। दूसरा इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। अगला इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नोट है इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो अभी हमने पढ़ा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो उसके आगे हम देख लेते हैं भारत की संचित निधि के बारे में, जो कि अनुच्छेद 266 में वर्णित है। पहला पॉइंट है इसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 114(3) में है। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्त वर्ष में प्रारंभ में 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती। इसके लिए जब तक कि बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यदि लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरा न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के लिए किया जाता है। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने के कारण व्यय के लिए धन व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट का व्यय एवं प्राप्ति दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। अब इसमें देख लेते हैं भारत की संचित निधि में भारित व्यय निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। चौथा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन। पाँचवा, इसमें जो है ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। छठा, इसमें भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट। सातवां है कोई अन्य व्यय जो कि संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें। अगला इसमें देख लेते हैं कि भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। तो पहला क्या है, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद में दोनों सदनों में के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करवाएगा। दूसरा है इसमें विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत सरकार की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक पारित कर लिया जाए। अगला पॉइंट है इसमें अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदानों के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले
सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाती तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि वह पुनः विनियोग विधेयक न पारित कर लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा विघटन होने की स्थिति में होता है। अगला चौथा पॉइंट है इसमें संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त का नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। अगला जो है इसमें भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। तो इसके बारे में है संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथाशक्ति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। अगला इसमें यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका में व्यवनाधीन है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता तब तक समय समय पर अन्वेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। तो अभी हमने पढ़ा संचित निधि और आकस्मिकता निधि के बारे में। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन के बारे में क्या लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला कौन सी विधि है? साधारण विधि। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण। दूसरा, राज्य क्षेत्र एवं सीमाओं का नाम परिवर्तन। तीसरा है इसमें संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। दूसरी कौन सी विधि है संविधान संशोधन की? वो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किस प्रकार किया जाता है? यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत या तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। मतलब इसमें विशेष बहुमत 2/3 मतों से विधेयक को पारित किया जाता है। और फिर इसमें क्या है, न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। अब अगला इसमें हम देखते हैं कि तीसरी विधि है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तीसरा है इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के विषय प्रमुख विषय हैं। पहला कौन विषय? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। दूसरा है राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, ये भी अनुच्छेद 55। तीसरा है इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा इसमें राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पांचवा इसमें केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। छठा इसमें संघीय न्यायपालिका। सातवां है इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय। आठवां इसमें संघ एवं राज्यों की विधायी संबंध। नौवां है इसमें 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10वां इसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और 11वां संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। नोट पढ़ लेते हैं इसमें। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब संविधान संशोधन को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज हमने यहाँ पर संविधान संशोधन तक की चीज़ें देख ली हैं। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि
हमारे यहाँ न्यायालयीन व्यवस्था किस प्रकार की है, तो हम कल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उनके अधीनस्थ न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें।